अच्छा बी से सी, बी से सी के लिए अगर आपसे पूछेंगे कि विस्थापन बताओ, तो बी से सी के लिए विस्थापन बताएंगे वो क्षेत्रफल से आएगा, परंतु क्षेत्रफल कैसा, चिन्ह के साथ। तो चिन्ह के साथ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस का A2। ऐसे आपको बताना रहेगा। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और कुछ भी नहीं, जब केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसलिए वस्तु जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो स्पीड बढ़कर के √2gh हो गई थी, जब वस्तु ऊपर गई थी तो स्पीड घटेगी। कैसे घटेगी, हर सेकंड, बहुत कुछ है सीखने के लिए, फोकस रखें क्लास में, हर सेकंड g से घटेगी। हाँ जी बच्चों आवाज अच्छे से आ रही है, दिखाई एकदम क्लियर दे रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कुछ उसका एक पोर्शन है छोटा सा वो रह गया था, उसको कवर अप करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोगों का चैट और मैं चेक कर लूँ। फाइन, सब कुछ ठीक है, बढ़िया दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक कैप्सूल की तरह लिख लेंगे इस पॉइंट को। जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है ना, उसको रिगार्डिंग कुछ बात बतानी है। जैसे वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो उसको अगर आप चिन्ह के साथ जोड़ते हो, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल को अगर आप चिन्ह के साथ जोड़ते हो तो पता है आपको क्या मिलता है, ऐसे केस में आपको मिलता है विस्थापन। और वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल को आप चिन्ह के साथ नहीं जोड़ते हो, बिना चिन्ह के साथ जोड़ते हो तो आपको दूरी प्राप्त होती है। बिना चिन्ह के साथ आपको दूरी प्राप्त होती है। अब इसको एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल की तरह अपनी कॉपी में नोट करके रखें, और इसको अपन एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। लेट अस सपोज ऐसा कोई ग्राफ आपको बना के दे दिया जाए जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ऐसा ग्राफ। अच्छा, अब आपसे कैसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए से बी के केस में क्या हो रहा है, हम ए से बी तक के लिए आपसे पूछ रहे हैं, हम बी से सी तक के लिए आपसे पूछ रहे हैं, और हम ए से सी तक के लिए आपसे पूछ रहे हैं। ये ग्राफ है वेग और समय के बीच में। क्या क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, दूरी पूछ रहे हैं, या फिर पहले विस्थापन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे विस्थापन पूछ रहे हैं, फिर हम आपसे दूरी पूछेंगे। चलिए देखिए आपका आंसर कैसा होगा। ये जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्रफल मान लेते A1 है, ये जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो ये क्षेत्रफल A2 है। अच्छा, ए से बी के बीच में अगर आपको बोला जाए विस्थापन बताओ, तो विस्थापन होता है क्षेत्रफल चिन्ह के साथ। तो ए से बी तक ये वाला क्षेत्रफल होगा, चिन्ह के साथ सोचोगे तो चिन्ह पॉजिटिव रहेगा, तो ये होगा प्लस का A1। दूरी के लिए आपको चिन्ह की चिंता करनी ही नहीं है, दूरी के लिए आपको सिंपल लिख देना है कि दूरी के लिए क्षेत्रफल निकाला, बात खत्म। अच्छा, बी से सी, बी से सी के लिए अगर आपसे पूछें कि विस्थापन बताओ, तो बी से सी के लिए विस्थापन बताएंगे वो क्षेत्रफल से आएगा, परंतु क्षेत्रफल कैसा, चिन्ह के साथ। तो चिन्ह के साथ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस का A2।
ऐसे आपको बताना रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, आप ट्राई करो खुद से कि ए से सी के बीच में कैसे प्लान करोगे। ए से सी के बीच में यहां से यहां तक की बात हो। अच्छा, दूरी की बात करते हैं पहले यहां पे। तो बी से सी के बीच में दूरी, दूरी में आपको चिन्ह से कोई मतलब नहीं, बस आपको साइंस के बिना क्षेत्रफल लिख देना है ना। अच्छा, ए से सी तक की सोचें तो ये वाला पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा, यह नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। तो ए से सी तक A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव, ए से सी तक A1 पॉजिटिव A2 भी पॉजिटिव, ऐसा आप करेंगे। गॉट इट और नॉट? पक्का? अच्छा, एक काम कर सकते हो, कल वाली इक्वेशन याद है आपको? रजिस्टर पलट करके देखो, कल वाला जो सवाल था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन में आप एक बार चेक करो v की इक्वेशन क्या आई थी और मुझे v की इक्वेशन बताओ। आपको सवाल तो याद हो गई कि आपकी वस्तु यहां से गई थी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, त्वरण था ऐसे पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। आपको सब कुछ याद है ना कि ये 5 सेकंड में टर्न लेती है, टर्न लेके वापस आती है ऐसे। इक्वेशन चेक करो, क्या इक्वेशन ये थी क्या? 10 माइनस 2t। देखना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या इक्वेशन यही थी क्या? 10 माइनस 2t, ये इक्वेशन थी क्या? अरे वाह, पता है तुम्हें, बढ़िया। इसका ग्राफ कैसे बनाया था आपने? मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूं, आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए हम इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने ग्राफ बनाया था? अगर बनाया था तो याद करो सब कुछ। 10, ग्राफ कहां से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। स्लोप नेगेटिव है, ये v हो जाएगा, ये t हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव है ना बेटा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये भी याद है कि टाइम बराबर 5 सेकंड पे वेग 0 हुआ था, तो ये वैल्यू कितनी है? 5। और ये वैल्यू कितनी है? 10 सेकंड, ये है 5 सेकंड। और इस समय वेग कितना था? माइनस का 10 था। रिमेंबर और नॉट? ग्राफ याद आ गया? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, थोड़ी जगह बनाते हैं, कि टाइम बराबर 0 से 5 सेकंड के लिए दूरी और विस्थापन बताएं। या मैं ये बोलूं कि टाइम बराबर 0 से 10 सेकंड के लिए दूरी और विस्थापन बताएं। क्या आप इस सेम सवाल को कर पाओगे जो आपको कल बताया था? एक बार क्षेत्रफल वगैरह का दिमाग लगा के करो, देखिए हो रहा है क्या तुमसे? क्षेत्रफल वगैरह का दिमाग लगा के करो, देखिए कर पा रहे हो क्या? क्षेत्रफल वगैरह का दिमाग लगा के करो। घबराने वाली कोई बात नहीं, आसान सवाल पूछा है, बहुत टफ सवाल नहीं पूछ लिया मैंने, बहुत आसान सवाल पूछा है। चलो घबराओ मत, इधर देखो। 0 से 5 सेकंड के लिए, ये 0 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, 0 से 5 सेकंड के लिए ये क्षेत्रफल काम में आएगा। ये क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कितना आ रहा है? 25। तो ये जो क्षेत्रफल है, अगर इस क्षेत्रफल को A1 बोले तो टाइम बराबर 0 से 5 सेकंड के लिए दूरी भी A1 होगी और विस्थापन भी A1 होगा। काहे भैया? क्षेत्रफल बिना साइन के साथ, या साइन के साथ, या बिना साइन के साथ? साइन के साथ करना है विस्थापन में, बिना साइन के साथ दूरी में, पर यहां तो पॉजिटिव ही है, तो 25-25 हो जाएगा दोनों का आंसर। आपको याद है आपने जब कैलकुलेट किया तो भी 25-25 ही आया था, रिमेंबर? मैं तुम्हें जो सिखाना चाह रहा हूं उसके लिए तुम्हारा क्लास में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है, अदरवाइज तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। इधर 0 से 10 सेकंड के लिए यह क्षेत्रफल भी देखना पड़ेगा। यह क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट होगा? A2 हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ इंटू आधार। आधार कितना है? यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 5 है, छोटे बच्चे थोड़ी हो। यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना हुआ? 5 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 10, तो ये कितना आ गया? 25, वही 25। अच्छा, दूरी के लिए क्या करते हैं? दूरी के लिए आपको सिंपल A1 A2 को आपस में जोड़ना है बिना किसी चिन्ह के।
दूरी के लिए हम चिन्ह को नहीं यूज करते, दूरी के लिए हम डायरेक्ट जोड़ते हैं बस। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल 25, ये वाला क्षेत्रफल 25, कितना आ गया 50। तो दूरी 50 मीटर ही आई थी ना, आगे गया 50, ऐसे गया 50, सॉरी यार, ऐसे गया 25, वापस आया 25, कितनी हुई दूरी 50। क्लियर। विस्थापन, विस्थापन के लिए क्या सिखाया था, साइन के साथ जोड़ना है। तो साइन के साथ जोड़ोगे तो क्षेत्रफल A1 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव, क्षेत्रफल A2 नेगेटिव में है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 25, कितना 0। क्या ये सही नहीं है? टाइम बराबर 0 से शुरू किया था, टाइम बराबर 10 सेकंड पे वापस वहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया। क्षेत्रफल से भी वही आंसर आ रहा है। तो एक सवाल में बहुत सारे ज्ञान छुपे हुए थे, आप कितना अच्छे से उस ज्ञान को पकड़ते हो ये आप पे डिपेंड करता है। समझ आ गया तो एक बार बड़ा सा जो आपके पास हाथ है उसको ऊपर कर दीजिए, 5 उंगलियों वाली चीज, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। लिखने का मन है तो लिख लो। लिख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो ये A1 A2 समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके के सवाल मिल सकते हैं आपको, इक्वेशन बना करके आप विस्थापन निकाल सकते हो। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा था बिकॉज ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ से ना बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक नीट एस्पिरेंट के लिए, जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ अलग से कोई टॉपिक बना के पढ़ाना अपने आप में लोग करते हैं ऐसा, बट मेरा मानना यह है कि ग्राफ हर टॉपिक का पार्ट होना चाहिए। ग्राफ खुद में अलग से टॉपिक बने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप हेडिंग लगाएंगे गुरुत्वीय प्रभाव में गति। पुट ऑन द हेडिंग गुरुत्वीय प्रभाव में गति। गुरुत्वीय प्रभाव में गति। मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा सा इसमें मैं एनएलएम को यूज करूंगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, बट आपको प्यार से निकाल दूंगा, चिंता मत करो। ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के केंद्र से यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस पे ऐसा मान लो। इस ब्लॉक M है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। इस ब्लॉक M के ऊपर पृथ्वी अपनी तरफ जो बल लगाती है, उस बल के बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो 11th क्लास में। F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इस बल को क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो, ये जो बल है, इस बल से वस्तु के अंदर एक त्वरण उत्पन्न होगा। भाई बल है, कोई वस्तु पे बल लगता है, उसके ऊपर त्वरण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और कुछ भी नहीं, जब केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जब उसके हिसाब से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसी बल को m इंटू जी। कैसे? आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ पढ़ा है, उसमें क्या आता है, क्या आता है सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही F इज इक्वल टू एम ए का काम कर रहा है। वहां पे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, G कहते हैं। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये G के बराबर होता है। तो स्मॉल g जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ये होता है G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति करती है तो उसमें जो त्वरण होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण G कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति करती है, केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति करती है,
तो उसे तो उसके त्वरण को तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी कहलाता है। ऐसा है। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि सब कुछ तो हमें पता है? कैपिटल जी क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और हाँ, एक और बात, स्मॉल जी की डायरेक्शन क्या होती है? स्मॉल जी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होता है, ऑलवेज। स्मॉल जी हमेशा कहां होता है? स्मॉल जी हमेशा वही होगा जहां एफ होगा। स्मॉल जी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होता है, हमेशा, राइट। और स्मॉल आर यहां पे क्या है? स्मॉल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ये स्मॉल आर है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, तो कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, वो हमें पता होता है, उसकी वैल्यू। कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, उसकी वैल्यू हमें पता है। कैपिटल आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, उसकी वैल्यू हमको पता है। जब ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो जी का जो मान निकल करके आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बेसिकली कभी कभी पाई स्क्वायर भी कह देते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। आप इसको कभी कभी पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। कभी कभी कुछ सवालों में इसको 10 भी ले लेते हैं, तो कभी कभी आपको ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप से मिल सकता है। एससी वर्मा सर की जो किताब है उसके अंदर एक सवाल है, वहां पे आपको फीट में भी यूज करना पड़ सकता है। तो फीट पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू 32 होती है। तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब वैल्यूज आप याद रख सकते हो। ये जो लास्ट वाला मैंने बताया ये एससी वर्मा में काम आएगा आपके। उनकी बुक में सवाल मिलेगा तो उसकी उनकी बुक में जो सवाल है उसमें काम आएगा। कैप्सूल बुक के अंदर एससी वर्मा सर के बुक के काफ़ी सवाल लिए गए हैं, मतलब उन सवालों को क्लासरूम एग्जाम्पल्स में करवाया गया है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कर लीजिए आराम से नोट। प्रियांशु पूछे सर एससी वर्मा कौन है? जय हो। गजब बेटा, एक काम करना, आज एक पेपर लेना, उस पर लिखना कि आई एम वेरी सॉरी कि मुझे एससी वर्मा सर के बारे में नहीं पता। आई एम मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में ना पता हो, आपको विवेकानंद जी के बारे में ना पता हो, आपको गौतम बुद्ध के बारे में ना पता हो। हाँ, तो एक बार आप जाके सर्च करना कि एससी वर्मा सर कौन है। मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि वो कौन है एक्चुअल में। तो आप पढ़ना, उनके बारे में जानना, बट एक बात का याद रखना, जब भी उनका नाम लो तो आगे सर और पीछे सर 2 बार लगा देना। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये है कि एक सवाल लगाते हैं। सवाल ऐसा है, ये बॉल है, यहां मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर कोई वस्तु किसी जगह से छोड़ी जाती है तो जिसने उस वस्तु को छोड़ा है उसकी स्पीड उसको मिल जाती है पर त्वरण नहीं मिलता है। बहुत बड़ी बात बोली है, हमेशा याद रखना। एक्सप्लेन करता हूं। आप ट्रेन में बैठे, आप ट्रेन में चल रहे हो, जब तक आप ट्रेन के ऊपर बैठ के चल रहे हो तब तक ट्रेन की स्पीड भी आपको मिल रही है और ट्रेन का त्वरण भी आपको मिल रहा है। मतलब ट्रेन की स्पीड 1 सेकंड में जितनी चेंज हो रही है आपकी भी उतनी चेंज हो रही है, आप साथ में चल पा रहे हो। जैसे ही आप ट्रेन से कूदोगे, ट्रेन से कूदते ही ट्रेन की स्पीड तो आपको मिल जाएगी पर ट्रेन का त्वरण आपको नहीं मिलेगा। मतलब कूदने के बाद ट्रेन का वेग समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा इंजन के कारण, पर तुम में तो इंजन लगा नहीं है, तुमको बस ट्रेन की स्पीड मिल चुकी है, बाकी कुछ नहीं मिला।
इसलिए अगर तुम ट्रेन से कूदते हो तो तुम्हारे साथ जो होता है उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है ना? सही है, राइट? ये वाली बात है। अंकित बाद में मैसेज कर देना, जिसको भी कर रहे हो आप पढ़ लो पहले। हाँ गुड। एक बात ये, तो अगर मान लो ये पेन मेरे हाथ में, इस पेन को मैं छोड़ता हूं, तो इस पेन को छोड़ने पर पेन की स्पीड कितनी होगी? सर आपके हाथ की जो स्पीड है ना वो पेन को मिल जाएगी। तो अभी तक मैंने पेन को पकड़ रखा है, तो जो मेरे हाथ का त्वरण है वही पेन का त्वरण है, जो मेरा स्पीड है वही पेन का स्पीड है। मेरा स्पीड क्या है? 0। मेरा त्वरण क्या है मेरे हाथ का? 0। भले ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा, मैंने अपना बल लगा रखा है, मैंने तुरंत 0 कर रखा है, तो पेन यहीं कहीं रहेगा। जैसे ही मैं पेन को छोड़ूंगा, पेन को छोड़ते जैसे पेन मेरे हाथ से अलग होगा, प्रारंभिक स्थिति में मेरे हाथ की स्पीड 0 थी, पेन को कितनी स्पीड मिल जाएगी? 0। परंतु क्या मेरे हाथ का त्वरण पेन को मिलेगा? मेरे हाथ का त्वरण है 0, पेन का त्वरण 0 नहीं होगा। अब पेन कहां आ चुका है? हवा में। हवा में कौन है? धरती माता। धरती माता इसको खींचेगी किस बल से? Gm1m2/r² से। वो इनके ऊपर त्वरण लगाएंगी, किस कौन सा त्वरण होगा? G। तो जैसे मैं हाथ से छोड़ूंगा, मेरे हाथ की स्पीड तो इसको मिल जाएगी, पर त्वरण इसका कितना हो जाएगा? पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, जो कि होगा G। तो इसीलिए कभी भी फिजिक्स में आप पढ़ोगे ना, तो किसी भी वस्तु को रिलीज किया जाएगा या किसी भी वस्तु को छोड़ा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है। यह हमेशा बोलेंगे आपको, हमेशा आपको ऐसा बोलेंगे कि वस्तु को छोड़ा है उसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किसी वस्तु को छोड़ने पर प्रारंभिक वेग 0 क्यों होता है। पक्का? तो हम पहला केस ले लें जब अपन ने इसको h हाइट से छोड़ दिया। तो अगर मैंने इसको h हाइट से छोड़ा तो इस पर त्वरण किस तरफ काम कर रहा होगा? सोचिए। सब पृथ्वी का त्वरण तो नीचे ही काम करेगा ना। देखो पृथ्वी का त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ काम करता है, इसके लिए इधर उधर की कोई बात करना ही मत कभी भी। तुम चाहे ऊपर चढ़ो, नीचे चलो, हवा में उड़ो, कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी हमेशा अपना त्वरण कहां लगाती है? पृथ्वी हमेशा अपना त्वरण केंद्र की तरफ लगाती है। तो G इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। G हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। ठीक है, सब याद रख लेंगे, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, उसी सवाल के चक्कर में अपनी कहानी बताइए आपको। पहला सवाल यह कि उड्डयन काल क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? यह भी बहुत फेमस टर्म है, बार बार यूज होती रहती है। कितनी देर हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे आप इसको h हाइट से छोड़ोगे, आपने पॉइंट ए से छोड़ा, गिरेगा 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 गिरेगा, पॉइंट बी पे आ जाएगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में उसको जितना समय लगा, उतने समय में वो हवा में था। उसी को कहते हैं उड्डयन काल, उसी को कहते हैं उड्डयन काल। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि उड्डयन काल क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है? जब ये भाई साहब जमीन से आके टकराएंगे तो जमीन से टकराने पर इनका वेग क्या होगा, ये सेकंड चीज है जो आपको पता करनी है। मतलब जमीन पर टकराने पर, टकराते समय वेग क्या होगा। तो जब ये जमीन से टकराएंगे तो इनका वेग कितना होगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो क्या हम शुरू करें? ध्यान से देखना। सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि आप अपने हिसाब से प्लस और माइनस अज्यूम कर सकते हो। आपका मन करे आप उस डायरेक्शन में प्लस और माइनस अज्यूम कर सकते हो। नीचे की तरफ जी है ना, तो मैं एक काम करता हूं, नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस बोल देता हूं, ऊपर वाली डायरेक्शन को माइनस बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कुछ बच्चे रटते हैं बैठ करके कि नीचे वाली डायरेक्शन माइनस, ऊपर वाली प्लस, राइट हैंड साइड वाली प्लस, लेफ्ट हैंड साइड वाली माइनस, सब भूल जाओ। आपका मन करे ना उस डायरेक्शन को प्लस लेना, बस उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अच्छा, जो पता है वो लिख लें। u कितना दे रखा है आपको? प्रारंभिक वेग। सर छोड़ा है ना तो हाथ रेस्ट पे था, u भी 0 होगा, u 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना है? सर a जो है वो नीचे की तरफ है, g नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो a कितना हुआ?
जी हुआ। अच्छा, ऊपर से नीचे तक आने में समय कितना लग रहा है? टाइम ए से लेके बी तक का कितना है? टाइम ए से लेके बी तक को मैंने उड़ियन काल बोल रखा है, कैपिटल टी। टाइम ए से बी तक को मैंने क्या बोल रखा है? उड़ियन काल बोल रखा है, अर्थात कैपिटल टी बोल रखा है। डन, चलेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताओ मुझे, जब आपकी वस्तु ए से बी तक आ रही है तो विस्थापन कितना हुआ? ए से बी तक आ रही है तो विस्थापन आप कितना लिखोगे? ए से बी तक विस्थापन कितना हुआ? सीधी दूरी कितनी है ए से बी तक की? सर ये रहा ए, ये रहा बी, तो विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ ये होगा विस्थापन, h के बराबर। नीचे की तरफ ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन, सॉरी ये थोड़ा हो, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लिखा है? पॉजिटिव। तो h प्लस का होगा कि माइनस का होगा? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, प्लस की माइनस? जल्दी बोलो, प्लस की माइनस? ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस, मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? प्लस का h हो जाएगा। अच्छा, टकराते समय वेग निकालते हैं दो मेथड से। मेथड नंबर 1 से निकालेंगे, फिर मेथड नंबर 2 से निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as की इक्वेशन लगा सकता हूं क्या? कहां से कहां तक की यात्रा के लिए? ए से बी तक की यात्रा के लिए बिल्कुल लगा सकते हो सर। पता है वी और यू का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए सुनना, वी और यू का मतलब होता है जहां से शुरू किया था उस पॉइंट पर जो वेग था वो ए है, जहां तक की यात्रा की बात कर रहे हो उस पॉइंट का वेग बी है। जहां से शुरू किया वो प्रारंभिक वेग, जहां खत्म किया वो अंतिम वेग। जहां से शुरू किया वो u है, जहां खत्म किया वो v है। ये बहुत फुद्दू सवाल है, ये आपको सवाल कराने के लिए नहीं है, ये आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, छोटी छोटी बारीक बातें बताने के लिए है, तो अच्छे सीखना है। जहां शुरू किया वो a है, जहां खत्म किया वो b है। ठीक है साहब, लगाइए फॉर्मूला। b पर वेग कितना है? सर b पे वस्तु का वेग हमें निकालना है बॉस, यही तो निकालना है। अच्छी बात है। u कितना है? सर छोड़ा था ना, तो u 0 है। वेरी गुड। अच्छा a कितना है? सर a है, g। प्लस का माइनस का? सर प्लस का है। अच्छा h कितना है? s कितना है? विस्थापन सर नीचे की तरफ है h। अच्छा जी, तो वेग कितना आ गया? अंडर रूट 2gh। सर मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं रखता, मैं कैसे मान लूं कि डायरेक्शन जो मर्जी आए जो ले लो? ऐसा थोड़ी होता है, हमें तो रटवाया गया है कि डायरेक्शन ऊपर की प्लस नीचे की माइनस। ऐसे कैसे मान लूं मैं आपकी बात? मैं तो नहीं मान रहा। मेरे हिसाब से तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। अच्छा जी, ऐसे भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। u कितना होगा? छोड़ा ही तो है, तो u तो 0 ही होगा। a कितना होगा? a g के बराबर होगा। a नीचे की तरफ है, नीचे वाली वैल्यू तुमने क्या ली है? माइनस, तो यहां पे a माइनस का g होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। टाइम कैबिलिटी एस ए से लेके बी तक, अब क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ नीचे है विस्थापन माइनस, तो इस बार विस्थापन भी क्या होगा? माइनस का h होगा। लगा फॉर्मूला। बी पॉइंट पर वेग कितना है? सर वो तो कैलकुलेट करना है। वेरी गुड। यू कितना है? चेक करो ना यू कितना है। सर यू जो आ रहा है अपने पास वो तो 0 आ रहा है, बढ़िया। ए कितना है? सर ए माइनस का जी है। एस कितना है? सर वो माइनस का एच है। कितना आ गया? 2gh। तो वी कितना आ गया? अंडर रूट 2gh। वही आया सेम। वही आया सेम, कुछ अलग थोड़ी आया, कुछ अलग थोड़ी आया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो और इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही टेक्निक से सीख लो, बस वो आपको फील कराने, अच्छा फील कराने के लिए था। चलिए इधर आ जाइए। अब उड़ियन काल कैसे निकालेंगे? यार उड़ियन काल के लिए क्या करूं? यहां से यहां तक का मेरे को टाइम निकालना है। क्या हम एक काम करें, हमारे पास सेकंड इक्वेशन पड़ी हुई है, कौन सी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, कहां से कहां तक के लिए लगाएं? ये फॉर्मूला लगाते हैं A से लेके B तक के लिए। तो A से B तक के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। S बराबर, देखो नीचे की तरफ है तो विस्थापन कितना है A से B तक का? S है। अच्छा, U क्या है? जहां से शुरू किया वहां का विस्थापन, पॉइंट सॉरी U क्या है? जहां से शुरू किया वहां का वेग। ये कितना हो गया? 0। समय कैपिटल T, त्वरण कितना है? G के बराबर समय कैपिटल T का स्क्वायर। तो H बराबर आ गया आपके पास T स्क्वायर बाय 2G। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट एक मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से कितना आ गया? √2GH। डन। इसमें एक सेकंड, अच्छा 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 अच्छा, वही मैं सोचो गड़बड़ कहाँ हो रही है। टी स्क्वायर इंटू जी बाई 2 इज इक्वल टू एच है। तो यहां से टी आएगा, टी स्क्वायर बराबर आएगा 2h बाई जी। तो टी आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक कर लो, अंडर रूट 2h बाई जी। फाइन। अच्छा साहब, टकराते समय वेग निकालने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? हो सकता है सर। ए से बी तक के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो मिलकर अप्लाई करते हैं, सीखो। अच्छा, ए से बी तक की बात हो रही है ना, तो b पर जो वेग है वो v है, a पर जो वेग है वो u है। तो ये हो गया v, u कितना है? 0, a कितना है? g के बराबर, और समय कितना है? a से b तक आने में जो समय है उसको अपन ओडियन काल के बराबर बोल चुके हैं। तो यहां से टकराते समय स्पीड कितनी होगी? g इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी का मान रखो वहां से, तो यहां से मान रखो कैपिटल टी का, तो g इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं, रूट अलग अलग करके, बेसिक मैथमेटिक्स। इससे ये कटेगा तो ऊपर आ जाएगा रूट जी इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2GH, वही जो यहां आया था। किसी भी मेथड से कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बहुत बहुत तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। चलो कॉपी कर लो, फिर कुछ ग्राफ बनाएंगे। कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ ग्राफ बनाते हैं। आनंद पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग वगैरह हो गया है। 12 तारीख से एक बार रीस्टार्ट हो रहा है, 12 तारीख से आप पढ़ सकते हो। अभी आप साथ साथ पढ़ते चलो, 12 तारीख से भी साथ में पढ़ लेना, हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी कोई बुक करनी होगी क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, सीबी के अलावा कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई भी किताब करने की। अगर होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए अब कुछ ग्राफ बना लेते हैं। आई होप आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा। कुछ ग्राफ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मतलब आप बनाओ खुद से। मैं बता देता हूँ कौन कौन से ग्राफ बनाने। एक एटी ग्राफ बनाओ खुद से, इस टॉपिक का, मतलब इस क्वेश्चन का, इसी का बनाना है ना। एटी ग्राफ बनाइए, कैसा बन रहा है देखें। त्वरण समय ग्राफ बनाइए। एक आप वीटी ग्राफ बना सकते हैं, एक आप एसटी ग्राफ बना सकते हैं। तो एक वीटी ग्राफ बना लीजिए, और एक आप एसटी ग्राफ मतलब विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। गलत सही जो भी होगा देखा जाएगा, ग्राफ तो बनाओ।
ग्राफ तो तुरंत बन जाएगा यार। ए तो पता है हमको, प्लस का जी है, फिक्स है, तो कुछ भी हो जाए, टाइम कुछ भी हो, ए तो फिक्स ही है ना, धरती तो खींच रही है, तो ए बराबर जी फिक्स है। अच्छा वी के लिए सोचते हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। वी कितना है, u कितना है 0, ए कितना है प्लस का g, तो v इज इक्वल टू क्या है जी टी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, किया आपने, दिमाग लगाया करो थोड़ा बहुत। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, तो y की जगह v है, c की जगह 0 है, ग्राफ मतलब यहां से शुरू होगा, पहली बात। और स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस का g रहेगा ऐसे। अच्छा विस्थापन के लिए बना लेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर u 0 है तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए मतलब g। आपको मैंने कुछ बताया था अगर आपको याद हो तो, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, s और t के बीच में ग्राफ बनाओ, यहां पे स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला बनता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, रिमेंबर। तो पैराबोला बनता, हाँ शुरुआत में विस्थापन 0 है ना, तो पैराबोला बनता है ऐसे ऊपर की तरफ। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब समय उड़ियन काल कैपिटल टी के बराबर होगा, मतलब कितना, अंडर रूट 2h बाई जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बड़ा लिख दूं क्या, उड़ियन काल टी के बराबर होगा मतलब अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर होगा, तो उस समय विस्थापन h होगा, सही है ना बात, उस समय विस्थापन h होगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते थे। कितने बच्चों का सही था, ऐसे ही बनाया था पहली बार पढ़ के, ग्रेट। अच्छा दोस्तों अब एक अगला सवाल करते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। सवाल है कि एक बॉल है जो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ये बॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, u स्पीड से इसको ऊपर फेंक रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है देख लो। सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए ऊपर जाने का समय, सेकंड कैलकुलेट कीजिए नीचे आने का समय, ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय, कैलकुलेट कीजिए अधिकतम ऊंचाई, कैलकुलेट कीजिए आधी ऊंचाई पर चाल, कैलकुलेट कीजिए एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, कैलकुलेट कीजिए चाल समय ग्राफ, ये सब कैलकुलेट कीजिए। एक अच्छा सवाल जो काफी सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस अकेला करने की ताकत रखता है। चालू हो जाओ, एक एक करके दिमाग लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो।
खुद से ट्राई करो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं यहां पे बताने के लिए। प्लस माइनस कर लो, वही बहुत है। कोई बात नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये पूरा सवाल करें, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को बिल्कुल भी ये नहीं फील कराना है कि मेरे से सवाल क्यों नहीं हुआ, मैं कितना गंदा बच्चा हूं। एक्चुअली आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ टॉपिक। वो टॉपिक को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप दिमाग चलाओ। तो अब सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, हम एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले क्या पूछा है, ऊपर जाने का समय। यार देखो, इसमें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट मार्किंग कर लूं ताकि मेरे लिए आसान रहे कैलकुलेट करना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को ए बोल दे रहा हूं, जो टॉप पोजीशन है उसको बी बोल देता हूं, वापस यहां पे आ रहा है मैं इसको सी बोल दे रहा हूं, ऐसा। तो ए टॉप पोजीशन को बी बोल दे रहा हूं, वापस सी बोल दे रहा हूं, ठीक है। क्या आप इस बात को समझते हो कि वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण त्वरण तो नीचे की तरफ लग रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, यहां आओ। अगर वस्तु ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड घटेगी, क्या यह बात सही है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटती है, गॉट इट। और जब वस्तु ऐसे पृथ्वी की तरफ आ रही होगी तो उसका वेग और जी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ऐसे केस में स्पीड बढ़ेगी। इसलिए वस्तु जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो स्पीड बढ़कर के √2gh हो गई थी। जब वस्तु ऊपर गई थी तो स्पीड घटेगी। कैसे घटेगी? हर सेकंड, बहुत कुछ है सीखने के लिए, फोकस रखें क्लास में। हर सेकंड जी से घटेगी, मतलब हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वस्तु की स्पीड घटती जाएगी। अभी यादव, अगर उसको अपन ऊपर फेंकेंगे, अगर यहां से ड्रॉप करेंगे तो हर सेकंड स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना बात। अब ऊपर जाने का समय निकालना है तो ए से बी तक के लिए अपन सोचते हैं। पर सर एक और दिक्कत है, अभी आपने प्लस माइनस तो अज्यूम किए नहीं कि आप किस डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हो, किस डायरेक्शन को माइनस बोल रहे हो। यार एक काम करें क्या, इधर सिंपल रखते हैं, वस्तु को ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को बोल लेते हैं प्लस और नीचे वाली डायरेक्शन को बोल लेते हैं माइनस, ठीक रहेगा, कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, ए से बी के लिए अपन इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का मतलब क्या हुआ? v का मतलब हुआ b पर जो स्पीड है या वेग है, u का मतलब हुआ a पर जो वेग है, समय हुआ कहां से कहां तक का, a से b तक का। तो v, b पर कितना समय, b पर स्पीड कितनी होगी, यहां स्पीड कितनी होगी सोचो। ये अधिकतम ऊंचाई है जितना वो ऊपर गया है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितना होता है, ये सोचने वाली बात होगी हर्षित। इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, अधिकतम ऊंचाई पे जाकर के इसका वेग कितना हो जाएगा सोचो। सर अधिकतम ऊंचाई पे उसका जो वेग है वो 0 होना चाहिए। जो इस बात के खिलाफ है, वो जो ऐसा कहना चाह रहा है कि सर वेग 0 नहीं होगा, तो आप खुद सोचो, अगर अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग 0 नहीं हुआ तो वस्तु उससे भी ऊपर जानी चाहिए थी। वो अधिकतम ऊंचाई है ही इसलिए क्योंकि वहां जाके वस्तु का वेग 0 हो गया, उससे ऊपर वो नहीं जा पाई। अगर उसका वेग वहां पे 0 नहीं हो रहा तो वस्तु उससे ऊपर जानी चाहिए। लॉजिकल है कि नहीं है? तो जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, दूसरा कोई वस्तु जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचती है तो उसका वेग 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो बी पर वेग कितना हो गया, 0। यू पर वेग कितना, ए पर वेग कितना है, इस पॉइंट पे वेग कितना है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव प्लस का यू प्लस ए कितना है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है सर, माइनस का जी, और टाइम कहां से कहां तक का, ए से बी तक का, तो इसको ए बी लिख दे। तो यहां से ए से बी तक का समय कितना आ गया,
ये माइनस का जी टी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यू बाय जी। सॉल्व कर लेना, आसान है यार, जी बाय यू बाय जी आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा है, यू बाय जी लगा है। डन। सेकंड चीज क्या पूछ रहा है, नीचे आने का समय। मतलब टाइम पूछ रहा है बी से ए तक का। अरे यार क्या फुद्दू सवाल है, ऊपर जाने में टाइम लगा है यू बाय जी, नीचे आने में भी कितना लगेगा, यू बाय जी। टाइम तो सेम ही लगेगा ना, एक्सेलरेशन वगैरह सब सेम है, तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतने समय नीचे आने में लगेगा। डन। नहीं सर विश्वास नहीं है आप पे, कोई और तरीका बताओ। दिस इज मेथड नंबर, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया इसका मतलब उनको विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं भाई, चलता है। मेथड नंबर 2 देख लो। एक काम करते हैं, ये कब तक हवा में रहा, हम पूरा उड्डयन काल निकाल लेते हैं। उड्डयन काल जब तक ये पूरा हवा में रहा, मतलब ए से बी तक जाने का समय प्लस बी से ए तक आने का समय। उड्डयन काल का मतलब हुआ यहां से फेंका तो जितने भी समय ये हवा में रहा, या आप बोल सकते हो ए से सी तक का समय। मैं ऐसे लिखना चाहिए मुझे, सी वर्ड यूज कर लिया ना अपन ने, तो मुझे यहां भी सी वर्ड यूज करना चाहिए था फिर तो, और किस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। वैसे ए और सी बराबर है, आपको समझाने के लिए अलग बताया है। अच्छा तो ए से बी से सी, ठीक है। तो उड्डयन काल कैलकुलेट करते हैं, चलो मिल करके आ जाओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, उड्डयन काल के लिए क्या हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोच समझ के लगाना, जल्दीबाजी में मत लगाना। आ जाओ मिलके कैलकुलेट करते हैं। विस्थापन, जब वस्तु ए से सी तक जाएगी तो विस्थापन कितना होगा, यहां से फेंका उड़ करके वापस यहीं पे आ गया तो विस्थापन कितना हुआ। अरे जो मन में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इशारे भी सही कर रहे हो तुम, 0। अच्छा यू कितना होगा, ऊपर फेंका है, ऊपर प्लस लिया है, प्लस का यू, समय उड्डयन काल के बराबर, प्लस हाफ जी क्या होगा, माइनस का जी, समय उड्डयन काल के बराबर। तो यहां से उड्डयन काल कितना आ रहा है, ये इधर ले आओ, तो माइनस का जी टी स्क्वायर बाय 2 इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा, इधर है यू टी, टी से एक टी कट गया तो टी कितना आ गया, 2u बाय जी। तो उड्डयन काल कितना आ गया, उसने पूछा था क्या उड्डयन काल, नहीं पूछा, हमने फिर भी बता दिया, कितने महान है हम लोग। तो ये उड्डयन काल आ चुका है। अगर उड्डयन काल आ चुका है तो अब आपको, मेथड नंबर 2 में यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, अब आपको अगर टाइम चाहिए बी से लेके सी तक का, तो पूरी यात्रा में लगे समय में से ऊपर जाने के समय को माइनस कर दो, नीचे आने का समय आ जाएगा। सही तो है, तो 2u बाय जी में से u बाय जी माइनस कर दो, u बाय जी आ जाएगा। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का यार कोई एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कैसे करते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अच्छा और क्या पूछा है साहब, अधिकतम ऊंचाई पूछिए, यहां कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी तक का फॉर्मूला लगाएंगे, ए से बी की यात्रा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा बताओ, ए से बी तक की यात्रा के लिए तो v क्या हो जाएगा, आप कहां से कहां तक की यात्रा देख रहे हो, ए से बी तक, तो b पर जो वेग है वो v हो जाएगा। कहां से शुरुआत कर रहे हो सर, वो वाला वेग हो जाएगा u, और विस्थापन कहां से कहां तक का देखना है आपको, ए से बी तक का विस्थापन देखना है। लगा फॉर्मूला v, b पर वेग कितना है 0, तो b पर जो वेग है आपको वो चाहिए 0। a पर वेग कितना है ऊपर की तरफ u, एक्सेलरेशन कितना है पूरी यात्रा में माइनस का g, विस्थापन a से b तक विस्थापन कितना है, सोचो यार,
ए से बी तक का विस्थापन होगा एच के बराबर, डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये विस्थापन हो जाएगा प्लस का एच। तो यहां से लंबी वाली हाइट कितनी आ रही है, 2g इधर आ जाएगा, यू स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, एच बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया, देखो टॉपिक समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कॉपी कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिया है, अब तो छाप ही लिया होगा, इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बॉस, तो यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ये भी पता लगा लूं कि ये जमीन पे किस स्पीड से टकराई थी। तो जमीन पे टकराते वक्त इसका वेग निकाल लेते हैं, ऐसे ही है ना, पूछा नहीं है बट मन कर रहा है। जमीन पर टकराते समय इसका जो वेग है, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे टकराया, क्या टकराया, लेट्स सी। अच्छा बॉस, उसके लिए क्या करेंगे, ए से सी के लिए इक्वेशन लगाएंगे। जिस तरीके से मैं सवाल करवा रहा हूं वैसे ही करोगे तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे, इस मच्छर की तरह जो यहां पे लिख के गया है। चलो ए से सी की तक एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, देखिए कुछ निकल के आता है क्या। जहां से शुरू किया है, जहां खत्म किया है, शुरू किया है ए से, खत्म कर रहे हो सी पे, तो सी पर जो वेग है वो v हो जाएगा। शुरू कहां से किया था, ए से किया था, तो ए पर जो वेग है वो u हो जाएगा। अच्छा, ए से सी तक का समय होगा t, तो ए से सी तक का समय अगर देखें तो ए से सी तक का समय तो उड़ियन काल कैपिटल टी के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे उड़ियन काल कैपिटल टी रखना पड़ेगा। कॉपी करने से ज्यादा सीखने पे फोकस करो। v, सी पर आपको v निकालना है, बिल्कुल। ए पर v कितना है, ऊपर की तरफ है प्लस का u। अच्छा, अब आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि यार एक काम और कर सकते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेट भी क्यों करें, इतना कॉम्प्लिकेट भी क्यों करें, हम एक काम करते हैं, बी से सी के लिए कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये समय हो जाएगा ए से बी तक का, सॉरी बी से सी तक का, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए, नहीं तो फिर वो माइनस माइनस करना पड़ता, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। कैसे, देखो सी से बी से सी तक की यात्रा देखो, तो बी से सी तक की यात्रा के लिए जो बी पर वेग है वो आपका बन जाएगा प्रारंभिक वेग, जो सी पर होगा वो आपका बन जाएगा अंतिम वेग। वी आपको चाहिए, यू, यू मतलब बी पर वेग, तो बी पर वेग कितना है, 0 है, प्लस ए कितना है, माइनस का जी है। समय कितना लग रहा है सर, टाइम तो बी से लेकर सी तक आने का टाइम कितना है, यू बाय जी है, इससे कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का यू। तो v कितना आ गया, यहां पर स्पीड कितनी होगी, नीचे की तरफ होगी, माइनस क्या बताना चाहता है, स्पीड नीचे की तरफ होगी, तो जितनी स्पीड से गया था वापस टकराते वक्त भी उतनी स्पीड होगी। सर हमने कॉपी में वो पहले वाला तरीका लिख लिया था, तो हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने क्या बोला, मेथड बतेरे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए से सी तक लिख लिया तुमने, कोई समस्या नहीं है, कर लो उससे भी। v कितना है, v तो निकालना है, u कितना है, ये v जो होगा ये होगा c पर वेग, u होगा a पर वेग, समय कैपिटल टी के बराबर होगा, तो v कितना है निकालना है, u कितना है, u के बराबर है, a कितना है माइनस का g है। अच्छा, समय कितना है, उड़ियन काल है 2u बाय जी, क्योंकि अगर आप यहां पे a से c तक की यात्रा देख रहे हो तो पूरा उड़ियन काल देखना पड़ेगा, तो वो 2u बाय जी होगा, जी से जी कट गया, v कितना आ गया, u माइनस का 2u कितना आ गया, माइनस का u। कैसे भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, जैसे मन करे वैसे। पर आपको ये समझ में आता है क्या कि ए से सी तक की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो ए फिर ए पर जो वेग है वो u बनेगा, सी पर जो वेग है वो v बनेगा। बी से सी की यात्रा की बात कर रहे हैं तो बी पर जो वेग है वो u बनेगा, सी पर जो वेग है वो v बनेगा। कई बच्चे u v में कंफ्यूज रहते हैं कि आप तो नहीं होगे, जहां से यात्रा शुरू कर रहे हो, जहां पे खत्म कर रहे हो, जहां शुरू कर रहे हो उसको u लेके चलेंगे, जहां खत्म कर रहे हो उसको v लेके चलेंगे। इस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। आई होप इट्स फाइन फॉर यू। अब हम स्पीड निकालेंगे जब वस्तु आधी ऊंचाई पर है, आ जाओ। स्पीड अब ये निकालेंगे अपन, आधी ऊंचाई पर चाल। क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे, करना भी चाहोगे तो बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी। फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आधी जगह कहां आएगी, यहां आएगा आधा, आधी ऊंचाई कहां पे आने वाली है,
यहां आएगी आधी ऊंचाई, मान लेते हैं ये मिड है, मीडियम मिड। अच्छा एक बात बताओ, आधी ऊंचाई पे विस्थापन कितना होगा? क्या विस्थापन h/2 नहीं हो जाएगा? या वो जो आ रहा है आधी ऊंचाई का वो h/2 आएगा? आधी ऊंचाई पे चाल चाहिए तो हम a से m के लिए इक्वेशन लगाएंगे। कहां से कहां तक के लिए बेटा? a से m तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? जो आपको मस्त लगती है, जिसमें आप खुश रहते हो, जो आपको पसंद आती है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लो, क्या दिक्कत है? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। बस भूलना मत कौन क्या है। आ जाओ इधर, आप a से m तक के लिए जा रहे हो ना, तो m पर जो स्पीड है वो आपको यहां लिखनी है, a पर जो स्पीड है वो आपको यहां लिखनी है। विस्थापन कहां से कहां तक का लिखना है? a से m तक का विस्थापन लिखना है। ये सब बातें छोटी छोटी हैं बट काम की होती हैं। अच्छा, m पर वेग वो तो हमें निकालना है, कोई बात नहीं। u प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है a पर, ठीक है, u हो जाएगा सिंपल। एक्सेलरेशन माइनस का g हो जाएगा। विस्थापन कितना है वो एक हद तक सोचने वाली बात रहती है कि विस्थापन कितना आ रहा है। चलिए विस्थापन चेक कर लेते हैं। तो विस्थापन है a से m की तरफ h/2 ऊपर प्लस में, तो विस्थापन होगा प्लस का h/2। माइनस प्लस में छोटी मोटी मिस्टेक भी आपके खेल को खत्म कर सकती है हमेशा के लिए, तो माइनस प्लस में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आज के सवालों से सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा बॉस, क्या हम कैपिटल H का मान रख सकते हैं? कैपिटल H का मान रख सकते हैं, निकाल लिया था ना अपन ने। अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g रख सकते हैं। अच्छा जी, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा। एक मिनट, एक गलती हो रही है छोटी सी, उसको अवॉइड करेंगे। h का मान रखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g, साथ में एक 2 एक्स्ट्रा भी तो चल रहा है, उसको कैसे भूल सकते हैं? उम्मीद करता हूं तुम लोग जग रहे होगे। देखो ये जो h है, इस h की जगह यहां से यू स्क्वायर अपॉन 2g रखेंगे, तो ये जो 2 है एक्स्ट्रा वो भी तो रहेगा। अच्छा, तो इस 2 से ये 2 कट गया, g से g कट गया, ये आ गया यहां पे आपका vm का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा माइनस का यू स्क्वायर बाय, सॉरी ये आ जाएगा प्लस का यू स्क्वायर बाय 2। तो यहां से vm कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर का अंडर रूट यू हो जाएगा, 2 का हो जाएगा √2 प्लस माइनस, तो vm कितना आ जाएगा? प्लस माइनस u अपॉन √2। नीट वाले बच्चे घबरा तो नहीं रहे? सिंपल मैथमेटिक्स है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो ना कोई डरने वाली बात है, एक स्टेप और बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो बस, हाथ ऊपर करेंगे। समझ आ गया? अभी फिजिक्स तो सीखी नहीं बॉस, मैथ्स सीखी है। सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? अच्छा, मैथमेटिक्स के हिसाब से अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यूज आ सकती हैं, वो तो मैथमेटिक्स हो गई। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि दो वेलोसिटीज क्यों आ रही हैं। जब वस्तु आधी ऊंचाई पे होगी और ऊपर जा रही होगी तो उसका वेग u/√2 होगा प्लस में, पॉजिटिव, और जब घूम करके वापस नीचे आ रही होगी तो वेग u/√2 होगा सेम नीचे की तरफ। तो सेम हाइट पर वेग सेम होता है, बस ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ, नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ। यह भी सीखने को मिला कि सेम हाइट पे वेग सेम होता है। क्या ये सही नहीं था? जब यहां थी तो ऊपर वेग था u, इसी सेम हाइट पे वापस आई तो वेग नीचे की तरफ था u। लॉजिक, हाँ सही लॉजिक है। उठा लो, कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आज काइनेमेटिक्स के पीवाई को लगाने अच्छे से बैठ के ना, सब बच्चों को बताता हूं मैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जब आप एक ऐसे सवाल को करते हो जिस सवाल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होते हैं, उस सवाल से बेहतरीन प्रैक्टिस किसी चीज की नहीं होती। तो जब इन क्लासेस को स्ट्रक्चर किया जा रहा है, आपने ऑब्जर्व किया अभी तक एक ही सवाल चल रहा है,
उस सवाल में आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करा करो, इस तरीके के सवालों को बिना देखे करने की कोशिश किया करो, फिर लर्नर एक्सरसाइज किया करो। लर्नर एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करने के बाद में फिर एक्सपीरियंस एग्जाम क्रैकर पे जाया करो, फिर एक्सपीरियंस बिल्डर पे जाया करो। तो सिस्टमेटिक जो तरीका बना रखा है हमने उसको फॉलो करना है। बाकी अभी पढ़ते रहो, अभी 15-20 दिन 25 दिन जब तक एक आध चैप्टर नहीं हो जाते तब तक कुछ मत सोचो, बस पढ़ो। सवाल धीरे धीरे बनेंगे, एकदम नहीं बनने लगेंगे, है ना। चलो अभी पॉइंट कवर करते हैं आगे का। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल हुआ नहीं है अभी, बहुत लंबा सवाल है ये, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये देख लेते हैं इसके अंदर एक बार अपन कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन निकालते हैं कितना हुआ, मतलब डेल्टा वी निकालते हैं। अच्छा जी, डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? किसी में भी परिवर्तन आप कैसे निकाल सकते हो? किसी में भी परिवर्तन निकालने का तरीका होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक। भाई परिवर्तन का यही तो मतलब होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा दोस्तों, अंतिम वेग कहां आ रहा है सर? नीचे की तरफ आ रहा है, तो अंतिम वेग है माइनस का यू। ये माइनस अपने आप में वैसे अंतर के चक्कर में है, यू इनिशियल ऊपर की तरफ आ रहा है प्लस का यू, तो कितना अंतर आया? माइनस का 2u। ऐसा डन है। अच्छा, यहां एक छोटा सा कैप्सूल और देना था आपको, उसको ध्यान से देख लो। अगर कभी आपको 80 ग्राफ बनाने का मौका मिले तो याद रखें कि 80 ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या देता है? 80 ग्राफ का क्षेत्रफल आपको देता है वेग में परिवर्तन। तो 80 ग्राफ का क्षेत्रफल सदैव आपको क्या देगा? वेग में परिवर्तन। इस बात को याद रखना है। क्या सर इस बात को प्रूव करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकता हूं, आ जाओ इसी टॉपिक में कर लेते हैं, मिलके कर लेंगे। अभी देखो इस टॉपिक के लिए 80 ग्राफ कैसे बनाओगे? तो अगर हम इस टॉपिक के लिए 80 ग्राफ बनाने के बारे में सोचें तो a इज इक्वल टू माइनस का जी है, तो a बराबर माइनस का जी है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। इस बार अपन ने माइनस का जी लिया ना, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। अच्छा, अगर आप वेग में परिवर्तन देख रहे हो, a से लेके c तक की बात कर रहे हो, तो a से लेके c तक में टाइम कितना हो रहा है? a से लेके c तक टाइम कितना हो रहा है? सर टाइम बराबर 0 पे वस्तु a पर है, c पर कितने टाइम में है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कितना निकल के आया था? 2u/g, मतलब यहां पे ये जो समय है ये कितना है? 2u/g है। अच्छा, 80 ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन निकालो, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालो। पहली बात तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल माइनस में आएगा, क्यों? नीचे की तरफ है। कितना? आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? 2u/g, चौड़ाई कितनी है? g, कितना आ गया? माइनस का 2u। और इसका क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन। ये देख लो, सेम ही तो है। तो 80 ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, और वेग में परिवर्तन आप वैसे भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अब मैं आपको, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ समझते हो ना? वीटी एसटी, एस मतलब विस्थापन, तो विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, ये आपका होमवर्क है। ये आप ट्राई करेंगे, कल की क्लास में आते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा और फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। कैसे करना है? इक्वेशन बनानी है पहले v की इक्वेशन बना के उसको प्लॉट करना है, फिर s की इक्वेशन बनानी है, s की इक्वेशन बना के उसको प्लॉट करना है। विस्थापन से दूरी समय ग्राफ में जाते वक्त जो मैंने क्वेश्चन कराया था कल की क्लास में, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। और चाल वाला ग्राफ बनाओगे तो चाल वाले ग्राफ में डायरेक्शन का मतलब नहीं है, चाल में बस देख लेना चाल कब घट रही है कब बढ़ रही है, ऐसे आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, डन। तो इसको अच्छे से करना है, कल की क्लास में आकर के मैं आपका होमवर्क चेक करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज समय नहीं मिला तो डायरेक्ट मैं आगे सवाल कराऊंगा। और अब आप कैप्सूल बुक के सवाल करना शुरू कर दो। कैप्सूल बुक के सवाल करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके सवाल लगाओ, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके सवाल लगाओ, दैट्स इट। डन, क्लियर। चलो विशु फटाफट बोलो क्या बोलना है, लास्ट अपन ले रहे हैं। सर आप जो बोले ऊपर जाने के समय जो है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन घटता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नीचे आने के समय नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्पीड, -9.8। नहीं नहीं नहीं, म्यूट करो खुद को,
गलत बात नहीं करनी, गलत बात सोचनी भी नहीं है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, ऊपर जाना नीचे आना भाड़ में जाओ, एक बात ध्यान रखो बस। अगर आपका वेग और त्वरण सेम डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ेगी। अगर आपका वेग और त्वरण अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड घटेगी। यहां वस्तु ऊपर जा रही है, त्वरण पृथ्वी का नीचे की तरफ, पृथ्वी का त्वरण हमेशा नीचे होगा, पृथ्वी तुम्हें हमेशा नीचे ही खींचेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम 4 मंजिल से कूदोगे तो भी पृथ्वी तुमको नीचे ही खींचेगी। ट्राई मत करके देखना, अभी जेई क्लियर करना है अपन को। तो यहां से ही वस्तु ऊपर गई तो पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, राइट। तो वस्तु ऊपर जा रही है, वेग ऊपर है, त्वरण नीचे है, स्पीड घटेगी। जब वस्तु नीचे आएगी, वेग नीचे है, त्वरण नीचे है, स्पीड बढ़ेगी। बस ये लॉजिक याद रखो। आपको यहां पे जो कंसेप्ट दिए जा रहे हैं वो जेई एडवांस के कंसेप्ट है, मतलब एडवांस लेवल के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आपको स्टार्टिंग से मैं देता हुआ चल रहा हूं। तो पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते हुए चलना कि सर जो बात बोल रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऐसा है। ठीक है विशु, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस माइनस को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। यहां पे जी नीचे की तरफ है पर ऊपर जा रहे हैं, अपोजिट हो गया, वेग घटेगा। नीचे आओगे वेग बढ़ेगा, सिंपल। और प्लस माइनस तो आपके ऊपर है यार, मैंने इसको प्लस किया, इसको माइनस से आप उल्टा कर दो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो बाय बाय।